बात करते हैं रूरल इंडिया सेफ्टी को लेकर के कहां पे किस पायदान में खुद को देखता है। सोडी सर, नेशनल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल 2023 सर्वे की बात करें तो ग्रामीण जो युवा है, जो रूरल भारत का जो बच्चा है, वो खुद को अपने आप को एक सैनिक बनता हुआ देखना चाहता है, आर्म्ड फोर्सेस में खुद को देखता है और कई एक रुचि भी है ग्रामीण क्षेत्रों में जो यंगस्टर्स हैं उनमें कि हम देश को सर्व करें। ऐसे में अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं, जो योजना है, आपको क्या लगता है कि क्या उनका जो एम है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का, उसको और सशक्त करेगा, उसको और एम्पावर करेगा, या फिर कहीं ना कहीं उनकी रुचि देश को सर्व करने से ऐसी योजना से पीछे हट सकती है? स्मृति जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दो भाग में दूंगा। पहले भाग में बताऊंगा कि एक युवक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जो गांव से बिलोंग करता है, क्योंकि अधिकतर हमारी सेना गांव से आती है। और दूसरे में भाग में प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अग्निपथ स्कीम के क्या इम्प्लीकेशंस है। अगर हम युवा की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, 4 साल के बाद उन्हें 12.25 लाख रुपए कैश मिलेगा और फिर वो कोई लेटरल जॉब में जा पाएंगे, अपना बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन उसमें एक सामाजिक प्रॉब्लम जो ये युवा फेस करेंगे वो ये करेंगे कि जो 75% अग्निवीर सेना में रिटेन नहीं होंगे, जब वो वापस अपने गांव में जाएंगे, उनके ऊपर एक कम उम्र पे ही एक रिजेक्टी या फेलियर का ठप्पा लग जाएगा, जो कि पहले नहीं था। पहला जो भी सैनिक भर्ती होता था फौज में या वायुसेना या नेवी में, तो वो पूरे अपना 15 साल का कार्यकाल करके पेंशन लेके वापस अपने गांव में जाता था और वहां पे उसका जो एक मान सम्मान था वो अलग था कि ये फौजी आया है, 15 साल देश की सेवा करके आया। अब एक कम उम्र पे इनके ऊपर एक रिजेक्टी या फेलियर का ठप्पा लग जाएगा कि ये आगे इसको सेवा नहीं मिली, कि इसमें कोई कमी होगी, जबकि इसमें कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि पिरामिडल स्ट्रक्चर है कि 25% ही रिटेन होंगे और 75% को वापस भेज दिया जाएगा। तो ये उन 75% में से आया, इसमें पर्सनली कोई कमी नहीं थी, सिर्फ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी थी। लेकिन ये बात गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसमें चेंजेस लाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी स्कीम्स चाहे इजराइल में हो चाहे रूस में हो, वहां पे सफल नहीं रही हैं। इजराइल ने 2015 में ऐसी स्कीम लाई जहां पे उन्होंने पुरुष सैनिकों के लिए सर्विस का काल किया 34 महीने और महिला सैनिकों के लिए किया 24 महीने। आप देखिए इजरायली सेना का क्या हाल हो रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और उन्हें अभी तक गाजा पट्टी में सफलता नहीं मिली है। अगर हम रूस में भी देखें, रूस में 25% 2008 में रूस में रक्षा सुधार हुए थे और उसके बाद उनकी सेना में 25% सैनिक हैं जिनकी 1 साल की सर्विस है और 45% सैनिक हैं जिनकी 6 साल की सर्विस है। श्रीमती जी देखिए, कोई भी सैनिक को पूरी तरह युद्ध में ट्रेन करने के लिए कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। अगर हम अपना साधारण जिंदगी देखें, जब हम कार या स्कूटर सीखने जाते हैं तो हमें टाइम लगता है कार या स्कूटर सीखने के लिए, कई महीने कई साल लगते हैं। अगर हम एक सैनिक की बात करें जिसे टैंक चलाना है, एक टैंक चलाने के लिए 8 से 10 साल की माहिरता चाहिए होती है, तभी वो सैनिक लड़ाई के दौरान अलग अलग टेरेन में वो टैंक चला सकता है। टैंक हो, तोप हो, कोई भी हो, 8 से 10 साल का पीरियड चाहिए होता है सैनिक को पूरी तरह से कॉम्बैट ट्रेन करने के लिए। तो अगर हम 4 साल में अब 75% को वापस भेज रहे हैं, ये हमारे लिए आने वाले समय में इसलिए ठीक नहीं होगा। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि 2035 में भारत पे 2 फ्रंट वॉर के चांसेस हैं, जब पाकिस्तान और चीन भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। पिछले साल 9 अगस्त 2023 को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नराव ने, जो हाल में ही रिटायर हुए हैं, 1.5 साल पहले रिटायर हुए, उन्होंने पिछले साल एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत पैदा होगी। अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष जो महज 1.5 साल पहले रिटायर हुए हैं वो एक लेख लिख रहे हैं, तो इसमें बहुत मायने हैं और सैनिक एक अहम रोल प्ले करेगा।
आज हम देख रहे हैं कि लड़ाई हमारी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में है, वहां पे ये अग्निवीर सफल हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, वो जो हमारा मेन टास्क है, वो कन्वेंशनल वॉर। और कन्वेंशनल वॉर के लिए ये अग्निपथ स्कीम में बड़े चेंजेस लाने होंगे, जिसकी मैं कहना चाहूंगा साथ साथ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, चेंजेस भी लाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि सरकार ऑलरेडी इस चीज से सीज्ड है और आने वाले समय इसमें चेंजेस होंगे। त्यागी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो ये अग्निपथ या अग्निवीर वाली जो स्कीम लेके आए, ये जो बाकी दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं प्लस कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या इजराइल है, रशिया है, जहाँ से कॉन्स्क्रिप्शन होता है, जहाँ पे आर्मी में भर्ती होने वाले लोग कम होते हैं, वहाँ पे इस तरह की स्कीम चलाई जाती है कि देश के हर नागरिक को 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग दिया, and after that they are busy in their own job, and whenever there is a requirement, there is some crisis, वो फॉल बैक करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या इतनी है कि वहाँ पे देश पे मरने मिटने वाले ऐसे मिलने मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे ऐसी स्कीम लाने का कोई औचित्य नहीं था। सेकेंड इशू इज कि आर्मी इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये ट्रायल किए जाए। यदि इस तरह का जो ट्रायल है हम वी कुड हैव डन इन पुलिस और इन सम अदर सर्विसेज। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि आफ्टर रिटायरमेंट आई एम रनिंग एन एकेडमी इन मेरठ, जहाँ पे मैं बच्चों को आर्मी में जाने के लिए तैयार करता हूँ। इवन गर्ल्स को तो आई एम ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जब से ये अग्निपथ और अग्निवीर का जो योजना आया है, देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल इन दैट। people are not interested, the boys from villages are not interested at all. देखिए, 4 साल सर्विस किया, 12.25 लाख रुपया आफ्टर 4 years मिला, ठीक है, एक एंगल से देखे तो बहुत है कि 4 साल में वो क्या करता, इससे तो फौज में ट्रेनिंग ले लिया, पर बट एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी इज नॉट देयर। ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मैं मुझे बाहर कर दिया फौज से, या फिर वो कहीं और नौकरी ढूंढता फिरेगा। तो दैट इज द बिग प्रॉब्लम। And second issue is, like yesterday also in some debate I was talking कि like जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, number of times they become MLAs, MPs, whatever they become, every time they get pension. Why can't an अग्निवीर, यदि आप, मैं कहता हूँ अग्निवीर 4 साल का ही कर रहे हैं, 50% आप, क्योंकि अभी 25%, लेकिन 50% का सुनने में आ रहा है कि अभी 50% रिटेन होंगे, 50% आउट हो जाएंगे। तो जो आउट हो रहे हैं, एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंशन। सेकेंड इशू इज एटलीस्ट दे शुड बी गिवन सम मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द लाइफ, फॉर द फैमिली, सो दैट देयर इज सम अट्रैक्शन टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस। देखिए, आप, देशभक्ति अपनी जगह है, देशभक्ति के लिए हमारे देश में जनता बहुत आती है, लेकिन अनटिल अनलेस यदि लाइफ का सस्टेनेंस ना हो या मुझे कुछ उसमें अट्रैक्टिव ना दिखाई दे, तो बिलीव मी, एक समय आ जाएगा सेना में भर्ती होने वाले आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट से मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये कन्वे करना चाहता हूँ कि दे शुड ब्रिंग चेंजेस इन दिस, एंड इट शुड, दे शुड मेक इट मोर ल्यूक्रेटिव सो दैट मोर एंड मोर पीपल शुड ज्वाइन इट। और इसके अलावा हम जैसे चाहते हैं, जो गवर्नमेंट का एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड मैन पावर हो हमारे देश में, जो फौज के इथोस एंड उनको लेके सोसाइटी में जाए और सोसाइटी में चेंज लाए। हम उसको एनसीसी के थ्रू पूरा कर सकते हैं, एनसीसी को और बढ़ावा दे सकते हैं, एनसीसी को हम कंपलसरी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग चेंजेस इन रिक्रूटमेंट सिस्टम। तो दैट इज माय से। जी, इसके साथ साथ जो एक और अगला मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, सोडी सर आप पर आऊँगी मैं। भारत और चीन की सीमा पर जो आखिरी गांव हैं, उनको भी भारतीय सेना द्वारा एक आदर्श गांव बनाने का एक प्रयास चल रहा है, विकसित गांव बनाने का प्रयास चल रहा है, और प्रोत्साहन भी उसको दी जा रही है। ऐसे में ये जो चीन की रणनीति है, आप इसको मानते हैं कि ये भारत का एक काउंटर है? देखिए, बिल्कुल स्मृति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ और उसमें 682 विलेजेस इनिशियली प्लान किए गए हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा होगा। हमें एक चीज और याद रखनी होगी कि 2014 में चीन की सेना ने मिलिट्री डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दुनिया में किसी भी देश के साथ किसी कोने में सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार हूं, और वो 6 डोमेन है
जमीन, समुंदर, आसमान, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस जी। वॉरफेयर। और ऐसा दावा आज तक 2024 है, आज तक किसी और देश ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया है। इनफैक्ट अमेरिका ने बोला है पिछले साल नवंबर में अपने पेंटागन की रिपोर्ट में कि चीन की सेना अमेरिकी सेना से ताकतवर हो चुकी है। तभी हम देख रहे हैं हर महीने कोई ना कोई बड़ा अमेरिका का मंत्री जा रहा है चीन, क्योंकि वो 2027 का ताइवान का युद्ध को डिले करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में वो सैनिक शक्ति नहीं है चीन के साथ लड़ने की। और जैसे मैंने पहले बताया कि चीन हमसे 3 दशक आगे सैनिक तैयारी में। तो ये जो हमारा वाइब्रेंट विलेज का कदम है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसके साथ और कदम करने होंगे, ताकि जो ये 11 साल का गैप है, जो मैंने 2035 का युद्ध बोला, ये 11 साल का जो हमारे पास समय है, वो हमारे इस 30 साल के गैप को कवर करे। हमें वाइब्रेंट विलेजेस के साथ साथ हमें अपनी साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर में बहुत इजाफा करना हो, क्योंकि आने वाले युद्ध जो होंगे चीन के, वो इन 3 डोमेन में लड़े जाएंगे। जमीन, समुंदर, नेवी बहुत बाद में आएंगी, जब ये 3 डोमेन तहस नहस मचा चुके होंगे। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले, किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कर्नल ने लिखी है, कर्नल लियांग ने और कर्नल ज़ैंग जुई ने। और ये किताब 1998 17 जनवरी की प्रकाशित है, और उसमें उन्होंने 1998 में लिखा है कि आने वाले युद्ध चीन कैसे लड़ेगा। और एक एक पेज जो आपके दर्शक पढ़ेंगे, आप देखेंगे 1998 की किताब लिखी 2024 में भी कितनी सक्षम हो रही है। मैं 3 और किताबें आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जब वो समय मिले पढ़ें। एक है द फाइनल वॉर बाय प्रवीण सानी, एक है द स्टेल्थ वॉर बाय कर्नल ग्रांट न्यूजैम, और तीसरी किताब है व्हेन चाइना अटैक्स बाय ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट स्पॉल्डिंग। इन चारों किताब के मैंने नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये किताब बड़े फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बता दी कि चीन भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो ये जो वाइब्रेंट विलेजेस का प्रोग्राम है, इससे हमारी सैनिक शक्ति में तो इजाफा आएगा, साथ में हमें और कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम 2035 के युद्ध में इन दोनों देशों के साथ विजयी। जी त्यागी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? डेफिनेटली जो बॉर्डर विलेजेस होते हैं, these are eyes and ears for the armed forces. So we have to develop those villages, and not only develop in that sense, we have to develop them in military point of view, so that at the time of crisis they can be used as a launch pads or as military stations. Because in normal, you can say in peacetime, army cannot be everywhere. You cannot be deployed. So those villages has to be developed. In fact, if possible, you can say some veterans can be, you can say, उनको वहाँ पे बसा दिया जाए, उनको वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाए. If need to be, they should be paid. और जो कर्नल सोडी ने जैसे बताया कि like cyber warfare or the way China is preparing itself, it's matter of concern. We should be ready for that. बिल्कुल, एक आगामी समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो भारत के सामने है ही। और जिस तरह से कर्नल सोडी ने ये बात बोली कि 2035 तक एक 2 फ्रंट से वॉरफेयर के जो चांसेस हैं, उनको कॉम्बैट करने के लिए अभी से तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो बॉर्डर विलेजेस हैं, कर्नल त्यागी ने भी ये चीज़ बताई कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं, उनको एम्पावर करना इस वक्त टॉप प्रायोरिटी मानी जानी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ कर्नल सोडी और कर्नल त्यागी जुड़े हुए हैं, और जो हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, इंटरनल सेफ्टी को लेकर के, उन पर हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं।